एक्समैन सेकंड कमिंग के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि अब जैसा कि सारे के सारे म्यूटेंट्स यूटोपिया के आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके होते हैं, तो वहीं पे बेस्टियन अपने आदमी यानी कि पियर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे के सारे ब्लैकबर्ड जहाज़ों को तबाह कर देता है। तो उसका मकसद ये है कि अब एक्समैन जो है वो अपने आइलैंड से ना ही बाहर जा सकते और ना ही कोई वहां से अंदर आ सकता है, क्योंकि उनके सारे के सारे टेलीपोर्टर्स यानी कि वैनिशर को भी अब वो लोग मार चुके हैं। लेकिन इसी के अलावा हमने एक और स्टोरी को यहाँ पे देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि एक्स क्लब जो होता है जिसके अंदर डॉक्टर कविता राव, डॉक्टर जेफरीज और डॉक्टर नेमेसिस ये सारे के सारे एक आइलैंड के ऊपर जाते हैं सैन फ्रांसिस्को के करीब, जहाँ पे बेस्टियन ने अपने टावर्स को बनाया हुआ है। तो आज की स्टोरी के अंदर हम बेसिकली उन्हीं की स्टोरी को देखने वाले हैं कि बेसिकली उन तीनों के तीनों डॉक्टर्स को उन टावर्स के अंदर क्या मिला और उसकी क्या स्टोरी है। तो अब आगे तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि दरअसल कि हमारी मेन स्टोरी के अंदर तो शामिल नहीं है, ये एक तरह की टाई इन कॉमिक है। लेकिन क्योंकि मुझे ये कॉमिक इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगी कि मैंने सोचा कि हम इसको अपने पूरे के पूरे मेन इवेंट के अंदर एज अ स्टोरी ही शामिल करेंगे। तो बेसिकली अब हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे जो टावर चले थे बेस्टियन के, उसके अंदर क्या था और वो वहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे एक तरह का टाइमर चलना शुरू हो जाता है। और हमारी कहानी की शुरुआत इसी तरीके से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो टाइमर चल रहा है, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पे डॉक्टर कविता राव की स्टोरी बताई जा रही है और हमें बताया जा रहा होता है कि कविता राव बहुत जल्द मरने वाली हैं। ये एक काफी अनोइंग प्रोस्पेक्ट है। वो जो है पिछले 1 साल से एक्समैन के एक्स क्लब का हिस्सा हैं और वहाँ पे R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है एक्समैन के लिए। वो दुनिया को एक अलग ही तरह से बचाने की कोशिश कर रही है बिना किसी कॉस्ट्यूम को पहने और कोड नेम को इस्तेमाल किए हुए। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो ये दिमाग में सोच रही है कि शायद अब उनको ये सब करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइमर चल गया होता है और सब कुछ बिल्कुल पैनिक मच रहा होता है। खैर अगर देखा जाए तो उनके लिए एक काफी हेल ऑफ अ राइड थी, क्योंकि वो एक जीन जॉकी थी जो कि कलकत्ता से बिलोंग करती हैं। उन्होंने इस फ्लोटिंग एस्टेरॉइड को जो है दोबारा से रीफ्लोट करवाने में काफी ज्यादा अपनी काम दिखाया है। इसके अलावा वो सारा का सारा दिन जो है अपने म्यूटेंट लोगों को इनको रीबूट करने में लगी रहती हैं और एक तरह की जो डाइंग स्पीसीज है उसको बचाने के अंदर लगी हुई हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये डॉक्टर कविता राव के लिए उनकी ड्रीम जॉब है। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक वो इस रिग के नाम पर आ गई। ये एक तरह की वियर टैग यहाँ पे चल रही थी, जिसको इंस्पेक्शन के लिए साइक्लोप ने एक छोटी सी साइंस टीम को यहाँ पे भेजा था, लेकिन ये वो चीज नहीं थी जिसको वो यहाँ पे पता करने के लिए आई थी, क्योंकि अचानक वो जिस चीज को चेक कर रहे थे उसके अंदर एक तरह की टिकिंग शुरू हो गई। तो हमें बताया जा रहा था कि किस तरह से यहाँ पे ये सब कुछ होता आया है। और कविता राव जो है वो बेसिकली एक इंडियन है जो कि कलकत्ता से बिलोंग करती हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो इंडियंस यहाँ पे इस वक्त इस कॉमिक को पढ़ रहे हैं तो आपको एक काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट फील हो रहा होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कविता राव इस वक्त देख रही थी कि किस तरह से वो दोनों के दोनों लड़के आपस में लड़ने में लगे हुए और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। लेकिन उसी मोमेंट में उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और अपना पूरे का पूरा जिंदगी का फ्लैशबैक उन चंद सेकंड्स के अंदर देखना शुरू कर दिया, जो कि सच माना जाए तो काफी ज्यादा क्विक भी था। इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, एक नॉलेज का पैशन जो कि उनको पूरी दुनिया में लेकर गया था। वो एक काफी ज्यादा टैलेंट हाइपोथेसिस लिख चुकी है और उसके जरिए उन्होंने दुनिया भर में अच्छा खासा नाम भी कमाया है। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने कुछ ऐसे भी मोमेंट्स गुजारे थे जो कि वो कभी भी याद नहीं करना चाहती हैं। तो इसलिए जब उनको ये सब याद आने लगा कि उनकी जिंदगी के कौन से खराब मोमेंट थे, तो उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा और अपने कोलीग्स की मेमोरी के ऊपर नजर डालने का फैसला करा अपने फाइनल मोमेंट्स के अंदर। इसी तरह मेडिसिन जेफरीज जो कि एक मैकेनिकल टेलीकिनीन है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो किसी भी मशीनरी को अपने हिसाब से बदल सकता है और उनको चला सकता है। वो एक तरह का टेक हेड है और साइबर सक्सेस अपने आप को मानता है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और वहीं अगर दूसरी तरफ डॉक्टर नेमेसिस की बात की जाए तो वो जो है जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और वो बहुत ज्यादा शानदार काम कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे इन सारी की सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या करा और क्या नहीं करा। इस वक्त इनकी जिंदगी जो एक तरह की दाव पे लगी पर उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर डॉक्टर कविता राव की सारी जिंदगी की एक डिफाइनिंग मोमेंट की बात की जाए तो वो उनका वो होप समर है, जिसके जरिए वो दुनिया को बदलना चाहती थी जैसा कि वो चाहती थी। उनकी इंटेंशंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी बनाई हुई चीज इतनी ज्यादा खतरनाक और अगली साबित हो सकती है। उनका मानना यह था कि वो उस चीज को हील करना चाहती हैं जो कि सच मायनों में कभी टूटी हुई नहीं थी, लेकिन कब से आखिरकार। लेकिन उसके बाद वो एक रिडेम्पशन के पाथ में निकल पड़ी, जहाँ पे उन्होंने अपनी गलतियों को सही करने का फैसला करा। उन्होंने अब उसी रेस को बचाने का फैसला करा जिसको वो पहले एक डिजीज समझा करती थी, क्योंकि वो जो होप सीरम था उसके जरिए कोई भी म्यूटेंट जब उसको अपने अंदर लगाएगा, इंजेक्ट करेगा, तो उसके जरिए उसकी म्यूटेंट पावर्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन उनको बाद में जाके एहसास हुआ कि ये गलती थी एक बहुत बड़ी और अब वो जो है म्यूटेंट काइंड को बचाना ही चाहती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम शुरू किया था वो मुकम्मल तौर पे भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो टाइमर होता है वो अचानक जीरो के ऊपर आ जाता है और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का फ्लैश ऑफ लाइट आता है, जिससे हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों डॉक्टर्स टेलीपोर्ट होकर एक अजीब और गरीब जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सामने एक आदमी खड़ा हुआ उनको ग्रेडिंग करता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ पे जरूर आओगे, हा हा। तो हम देखते हैं कि वहीं से वो लोग बोलते हैं कि ओ कहीं तुम कोई गॉड वॉड तो नहीं हो क्या, हम मर चुके हैं। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलता है कि तुम इससे बात करने की कोशिश नहीं है, मैं इसको खुद से हैंडल कर लूंगा। सर देखिए हम लोग साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप हमें एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दें जो कि लॉजिकली और सेंस बनाए किसी चीज का, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है।
तो वो आदमी बोलता है कि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, द हब ऑलरेडी जान चुका है कि तुम लोग यहाँ पे हो, वो तुम्हारे माइंड को टेस्ट कर सकता है, ड्रोन्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तुम्हें जल्द से जल्द इन कॉलर्स को पहनना होगा। लेकिन वहीं से डॉक्टर जेफरीज बोलते हैं कि मेरी पावर्स यहाँ पे कुछ अलग तरीके से चल रही हैं, मैं किसी भी मेटल को ऑल अराउंड फील कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है और मैं उनको मुकम्मल तौर पर फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि वो हब के लोग हैं, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो म्यूटेंट साइकिक को जो है आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द इन कॉलर्स को पहनना होगा। तो वहीं से डॉक्टर कविता बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब बीइंग्स आते हैं जो कि इसी तरह के कॉलर्स वगैरह पहने हुए होते हैं और देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो प्योर एनर्जी से बने हुए हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि फौरन से वो आदमी जो है उन तीनों को जो है एक एक करके कॉलर पहनाता है और वो बोलता है अब तुम लोग साइकिकली इनविजिबल हो गए उन लोगों के लिए, अब वो तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ख्याल से हमें यहाँ से भागना शुरू करना चाहिए, तुम लोग यहीं पे मौजूद रहो, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और ये बात याद रखना कि डॉक्टर राव को किसी भी कीमत पे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलता है कि क्यों, आखिरकार ये सब तुम क्यों बोल रहे हो? तो वहीं से वो आदमी बोलता है क्योंकि वही हैं जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पे आई हैं। लेकिन वहीं से डॉक्टर जेफरीज बोलते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं इस आदमी को पहचान रहा हूँ, मैं जानता हूँ शायद इस आदमी को। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि यार अगर ये दिमाग से पागल आदमी निकला तो उसमें अंदर कोई सरप्राइज की बात तो है नहीं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जबरदस्त किस्म की ड्रोन इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है कि हम दुनिया को कैसे बचाने वाले हैं? तो डॉक्टर कविता एकदम सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि रिमार्केबल, हमारा प्लेनेट तो एक सेफ हैंड्स के अंदर है, जेफरीज क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे कुछ करने दो। इसी तरफ देखते हैं कि जेफरीज वहाँ पे पड़े हुए कचरे से कुछ जबरदस्त किस्म की डिवाइस बनाता है जिससे वो सारे के सारे रोबोट्स के अंदर एरर आता है और वहाँ पे गिर जाते हैं, और कहता है कि ये एक नैनो ऑसिलेटर है जिसको इन्वर्ट कर दिया मैंने एम्बिएंट वाइब्रेशंस के लिए, एक तरह की एंटी नॉइज डिवाइस बन चुकी है जो कि इनको डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम करा, मैं तो सच में इंप्रेस हो गया हूँ। तो डॉक्टर कविता बोलती है जरा खामोश रहो, जरा सामने की तरफ देखो, और हम देखते हैं कि उन डिवाइसेस के अंदर से जैसा कि वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है तो वो आदमी निकल के गिर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पे जो कुछ भी करा है। और इसी तरफ देखते हैं कि वो आदमी जो है उन मशीन्स के अंदर फंसा हुआ होता है, और इसी तरफ देखते हैं कि ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे छानबीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे चल रहा है तो क्या कर चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज इनको मेक सेंस नहीं बना रही होती और ये दुनिया उनको बहुत ज्यादा अलग लग रही है, ऐसा पहले उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। तो इसी तरह वो बोलती है डॉक्टर कविता राव कि अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ पता है डॉक्टर नेमेसिस, तो ये जरा बताना पसंद करोगे कि आखिरकार हमें यहाँ पे जवाब कैसे मिलने वाले हैं। तो वो कहता है कि देखो हम लोग साइंटिस्ट हैं तो हमें एक एक चीज को अच्छी तरीके से देखना होगा। उसी तरह वहां पे उनको एक पत्थर नजर आता है जिसके ऊपर गोल्डन गेट पार्क लिखा होता है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि देखा, इसका मतलब ये है कि हम अभी भी सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही मौजूद हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि वो आदमी बैठा होता है तो कहता है कि हाँ तुम लोग शायद सही समझे, ये सैन फ्रांसिस्को ही है और यहाँ पे 2030 या 2040 चल रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है? तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि लगता है कि हमने शायद किसी किस्म का टाइम ट्रैवल करा है, लगता है कि हमें थोड़े बहुत जवाब मिलना शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे इस पूरे के पूरे शहर के अंदर आगे जा रहे होते हैं और अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि इस वक्त यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और अब देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कुछ लोग जो होते हैं वो एक तरह का रिलीजन बना चुके होते हैं और वो जो आदमी होता है उन सबको यहाँ पे डरा रहा होता है किसी खतरनाक चीज से। तो वहीं से डॉक्टर कविता राव बोलती है कि जरा इस चीज के ऊपर देखो, यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है और दिन भी लिखा हुआ है, ये वही टाइम है बिल्कुल जब हम वेस्टर्न के साथ वॉर पे लगे हुए थे। तो जेफरीज बोलता है कि उसके अंदर आखिरकार क्या लिखा है, क्या हम जीत गए थे? तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस जगह को देख के लग रहा है कि हम वहाँ पे जीत गए होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सबको रोकने के लिए यहाँ पे अब कोई भी एक्समैन बचा नहीं है। तो डॉक्टर कविता राव बोलती है कि मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है, ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसके अंदर कोई म्यूटेंट्स मौजूद नहीं है। तो इसे डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमें उस ओल्ड मैन को बचा लेना चाहिए ताकि वो हमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझा सके। चलो मेरे साथ एक्स क्लब, अब हमें आगे बढ़ना होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसको लेके वो लोग सारे के सारे लोग गए होते हैं और जेफरीज वगैरह दूर से देख रहे होते हैं सारे के सारे गार्ड्स की तरफ। और उसी तरह देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे अपने प्लान वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं जिसके जरिए वो लोग यहाँ से आगे जाके उसको बचा सकें। और इसी तरह देखते हैं कि डॉक्टर नेमेसिस यहाँ पे एक तरह का ऐसा प्लान बना रहे होते हैं, यानी कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जेफरीज उसको एक ऐसी डिवाइस बना के देते हैं जिससे वो अपने दिमाग का एक एसेंस जो है वो निकालता है और वहाँ सामने खड़ी हुई एक बिल्ली के अंदर वो डाल देता है, जिससे उन रोबोट्स को ऐसा लगेगा कि उस बिल्ली के अंदर एक्स जीन मौजूद है, यानी कि वो म्यूटेंट है, और वो सारे के सारे रोबोट्स उसी के पीछे आ जाएंगे। तो इसी तरह वो लोग वहाँ पे सारे के सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जो भी गार्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं उनसे निपटते हैं। उसके बाद वो उस ओल्ड मैन को लेकर वहाँ से निकलते हैं। और इसी तरह देखते हैं कि वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर हेनरी फिल मकॉय है, 30 साल पहले मैं इस तरह का नहीं दिखता था बल्कि खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर दिखा करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो मैं अब सिर्फ एक ओल्ड मैन हूँ, सिर्फ एक ओल्ड मैन। तो इसे डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि बुलशिट, इम्पॉसिबल, तुम मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि अगर तुम बीस्ट हो तो मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम डी म्यूटेट नहीं हो सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बीस्ट है फ्यूचर का, और कहता है कि आई बिलीव कि मेरे ख्याल से अब डॉक्टर कविता राव आपको बेहतर तरीके से समझा सकती हैं।
तो इसे डॉक्टर कविता बोलती है कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, और वो उसी तरह बताती है कि किस तरह से जो उसका होप सीरम था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अगर वो होता तो शायद उसके जरिए ये सब कुछ हो पाता, क्योंकि वो सीरम इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो किसी भी म्यूटेंट को वापसी एक इंसान के अंदर बदल सकता था। और वो बताती हैं कि किस तरह से उसके सारे के सारे सीरम के सैंपल जो है वो बर्बाद कर दिए गए थे लोगों के जरिए, लेकिन उसमें से जो एक आखिरी सैंपल था वो डॉक्टर हैंक मकॉय ने अपने पास छुपा के रख लिया था। तो डॉक्टर कविता बोलती है कि मैं जानती हूँ कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो सैंपल बीस्ट को नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसने मेरी सारी की सारी रिसर्च के ऊपर तारीफ करी थी और उसने माना था कि वाकई में मैंने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज बनाई है, तो इसलिए मैंने एक सीरम का सैंपल उसको दे दिया था। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब बात है, क्योंकि आखिरकार बीस्ट को इस तरह की चीज क्यों चाहिए होगी, वो अपनी पावर से क्यों जान छुड़वाना चाह रहा होगा। तो वहीं से बीस्ट बताता है कि 30 साल पहले की बात है कि एक टेक वेरिएंट बेस्टियन उसने जो है हमारी पूरी की पूरी म्यूटेंट रेस को इनहाइलेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उसको हरा दिया था। लॉर्ड हेल्प अस, हमने उसको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हराया था। हमारी विक्ट्री वो बहुत ज्यादा खतरनाक और मुश्किल किस्म की थी, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ खोया और बहुत ज्यादा डैमेज भी हासिल किया था। लेकिन हमने इस बात को बहुत देर से डिस्कवर करा कि उसने हमारी सारी की सारी टेक को जो है करप्ट करके क्लोन करने की कोशिश करी है। आइलैंड के डिफेंसेस, पावर ग्रिड और डेंजर का हार्ड लाइट सिस्टम जो है उस सबको वो करप्ट कर चुका था, लेकिन उस सब के बावजूद भी हम आखिर में जीत गए थे। म्यूटेंट काइंड अब जो है इस पूरे के पूरे बच्ची होप के पीछे चल रही थी और उसको वो जो अपना एक ब्राइटर फ्यूचर समझ रही थी और वो एक साथ जुड़ चुके थे। लेकिन वो बच्ची अचानक बदल गई और वो बदलते ही रही और कभी रुकी नहीं। उस बच्ची यानी होप के पास इस तरह की पावर्स थी, हर साल उसके पास एक नई पावर आती थी और एक अनदर लेवल की एनर्जी आ जाया करती थी, और जब भी ऐसा हुआ करता था तो उसके आसपास के जो भी म्यूटेंट्स हुआ करते थे वो उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती थी और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाया करती थी। और ये सब तो शुरू में सिर्फ उसकी बॉडी के साथ होता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके जब उसकी पावर्स ग्रो करती रही तो ये चीज उसके ब्रेन के अंदर भी पहुंच गई। एक साइकिक सिग्नल जो कि दूसरे के ब्रेन को खाना शुरू कर चुका था। वो जो है किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी। वो लोग जो कि वहां पे हुआ करते थे वो अब होप के साथ जुड़ चुके थे और एक तरह की उसकी ड्रोन का काम कर रहे थे, जो कि उसके लिए खाना पीना लेकर आ रहे थे ताकि वो उसको सेव रख सकें। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली भी कुछ देर पहले जो हमने वो मॉन्स्टर्स देखे थे, जो वो सारे के सारे एक्स-मैन थे जिनको होप जो है अजीब और गरीब चीज के अंदर बदल चुकी है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि किस तरह से क्लॉसेस वगैरह चेंज हो रहे हैं। और वहीं से हैंक बताता है कि उसने जो है पूरी की पूरी म्यूटेंट रेस को एक सेल्फ सस्टेनिंग चीज के अंदर बदल दिया, यानी कि होप एक ऐसी एंटिटी बन चुकी थी जिसके अंदर सारे के सारे म्यूटेंट सब समा चुके थे, सब उसी के हिस्से थे और सब उसी की बातें सुनते थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर है और हम सारे म्यूटेंट उसके लिम्स हैं, यानी उसके हाथ पांव। एक एक करके सारे के सारे म्यूटेंट इस तरह खत्म होते रहे और वो जो है खतरनाक किस्म का थ्रेट बनती रही। और ये वही बच्ची जिसको हम सोच रहे थे कि ये सारी की सारी दुनिया बचाएगी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने आसपास की दुनिया को क्रैक करना शुरू कर दिया था। उसकी जो लेटेस्ट कन्फिग्रेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उसकी जो भी लेटेस्ट कन्फिग्रेशन है वो ऑलरेडी अंडर वे है, यानी बहुत जल्द उसके पास एक नई पावर आने वाली है। और अगर मैं सीरियसली कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो उसकी पावर लेवल बढ़ने वाला है वो शायद इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये प्लेनेट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ द म्यूटेंट रेस। मैंने उस सीरम को अपने अंदर उस दिन इंजेक्ट करा जब मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्तों को मॉन्स्टर्स के अंदर बदला जा रहा था। ऑफ कोर्स मैं इस बात को जानता था कि मैंने उस दिन वो सीरम लगा के अपने अंदर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो एक आखिरी सीरम था। उसके सैंपल को इस्तेमाल करते हुए मैं उस जैसे और बना सकता था और दुनिया को बचा सकता था, लेकिन उस सैंपल को मैंने अपने अंदर इंजेक्ट करा और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है जिसको मैं मार नहीं सकता हूँ, और इस बात को खुदा जानता है कि मैंने उसको कितनी बार मारने की कोशिश करी है, लेकिन उसको क्योर करने की भी मैंने काफी बार कोशिश करी है। लेकिन इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जिससे कि हम उसको क्योर कर सकें, क्योंकि उसकी एनर्जी जो उसके सेल्स के अंदर से ऐसे बह रही है एक खतरनाक किस्म हॉरर की तरह। मैंने पिछले 30 सालों से जो है डॉक्टर राव के सीरम को रिक्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे आज तक सक्सेस नहीं मिली। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि बास्टियन के आखिरी अल्फाज क्या थे, और हम देखते हैं कि इसी तरह जब उन्होंने बास्टियन को डिफीट करा तो उसने मरने से पहले बोला, मकॉय May 4, 2029 कन्वर्सेटरी फ्लावर गोल्डन गेट, वहां पे तुम्हें मदद मिलेगी। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बास्टियन ने अपने आखिरी अल्फाज उससे मरने से पहले यही कहे थे कि किस तरह से इस तारीख को जाके उसको इस जगह पे जाना है और वहां पे उसको मदद मिल सकती है। और ये वही डेट है बेसिकली जिस दिन यहाँ पे ये तीनों की तीनों मेंबर पास से फ्यूचर के अंदर ट्रैवल कर आए हैं उस मशीन के जरिए। तो इसे नेमेसिस बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब साफ है कि बास्टियन ने दरअसल ये एक कंटिजेंसी प्लान बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उस पूरी की पूरी बैटल के अंदर फेल हो गया तो डॉक्टर कविता को इस फ्यूचर के अंदर भेज के इस पूरी की पूरी दुनिया को बचा सकता है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर कविता ही है जो कि अपने सीरम को दोबारा से रीसिंथेसाइज कर सकती हैं। तो डॉक्टर बोलती है कि क्या मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इन सारी की सारी चीजों को इतने आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसे नेमेसिस बोलता है कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो चाहे कितना भी बुरा शख्स क्यों ना हो, लेकिन बास्टियन का ये प्लान बहुत जबरदस्त तरीके से काम करे और मानना पड़ेगा कि वो अच्छा भी है। दूसरी तरफ देखते हैं कि कविता और उसके बीच थोड़ी सी यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है, और क्योंकि डॉक्टर नेमेसिस को यहाँ पे लग रहा है कि बास्टियन ने बिल्कुल सही काम करा इनको यहाँ पे भेज के,
क्योंकि शायद वो लोग होप के बारे में इतना भी ठीक नहीं थे। तो इसे डॉक्टर नेमेसिस बोलता कि नहीं डॉक्टर, ये ओहेरेंट नहीं है। अगर हम किसी प्लेनेट के सिकनेस को ठीक कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना देनी हो, तो ये कोई क्राइम नहीं है। हम यहाँ पे लोगों को बचा रहे हैं, हम प्लेनेट को बचा रहे हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि कविता इस बात को नहीं मान रही होती है। उसी तरह देखते हैं कि डॉक्टर नेमेसिस और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं से हैंक उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो कविता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं मरने वाला है। तो कविता बोलती है कि अगर मेरा प्लान काम कर गया तो उसके जरिए पूरी की पूरी एक रेस मारी जाने वाली है हैंक, और मुझे नहीं लगता कि ये एक छोटी मोटी बात हो सकती है। तो इनसे नेमेसिस बोलता है कि आखिरकार उसको किस बात की इतनी परवाह हो रही है, ये रेस तो उसकी रेस भी नहीं है। तो इनसे जेफरीज वहां दूर बैठा होता है, कहता है कि क्या मतलब, तुम क्या बोल रहे हो? तो कहता है क्या तुमने अब तक मेरी एक भी बात सुनी है जेफरीज, जो मैं यहाँ पे कह रहा था? तो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। वहीं से हम देखते हैं कि बीस्ट उसके पास आता है और कहता है कि कविता, म्यूटेंट काइंड एक ख्वाब हुआ करता था, एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब, लेकिन अब वो जो है। तो वहीं से कविता बोलती है अब हैंक तुम मुझसे ये नहीं कहना कि ये अब सपना जो है एक नाइटमेयर के अंदर बदल चुका है, वरना मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर आग लगा दूंगी। वहीं से बीस्ट बोलता है कि अगर ये बात बहुत ज्यादा अटपटी लग रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि शायद उनको कभी हमें करके देखना ही नहीं चाहिए। कविता, तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, और तुम्हें यह भी पता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए या बिगड़ जाए तो उसके बाद हमें अपने लैब को खुद ही साफ करना भी होता है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर कविता इस बात के लिए एग्री कर जाती हैं कि वो अपना सीरम दोबारा से बनाएंगे, जिसके जरिए म्यूटेंट्स को जो है डीम्यूटेट किया जा सकता है, यानी इंसानों के अंदर बदला जा सकता है। और इसी तरह वो काफी टाइम तक यहाँ पे लगी होती हैं और अलग अलग तरीकों से अपने सीरम को बनाने की कोशिश कर रही होती हैं, और उनके काफी ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं शुरू में, लेकिन इन दी एंड फिर वो वहाँ पे बना ही लेती हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो आती है और कहती हैं कि ये बन चुका है। तो वहीं से डॉक्टर कविता बोलती है कि अभी इसको मैंने मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन मैं इसको जब चाहूँ कर सकती हूँ एक्टिवेट। मैं नहीं चाहती कि जब तक हम इस बारे में श्योर ना हम इसको इस्तेमाल ना करें। तो चलो अब आगे क्या करना है उसके बारे में तुम बताओ। तो वहीं से बीच बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ और तुमने आज बहुत ही अच्छा काम करा है कविता। अब लगता है कि हमारे प्लान को फाइनल स्टेज पे ले जाने का टाइम आ चुका है। आई एम अफ्रेड कि ये इतना अच्छा नहीं होने वाला जिसके लिए तुम उम्मीद करके बैठी हुई थी। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं उसका कहने का मतलब ये कि थैंक्स फॉर द पोशन प्रिंसेस, लेकिन अब जो असल काम है वो हम सारे के सारे प्रोस को ही करना होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कविता वहां पे उसको सिरम दे रही होती है, लेकिन अचानक वो अपने पास रख लेती है, कहती है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा ही बर्डन है, तो मैं ही इसको खत्म करूंगी। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है तुमने उसको सुना नहीं, लगता है कि फ्रूडो को खुद मोडोर जाके उस रिंग को जलाने का मन हो रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं ठीक उसी जगह के ऊपर, यानी यूटोपिया के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त होप समर्स ने पूरी की पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया, उनको एक अजीब गरीब एंटिटी के अंदर बदल दिया है। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से उस पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर जो म्यूटेंट्स होते हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, वो तड़प रहे होते हैं, और वो सब होप का शिकार हो चुके हैं। और होप ये जानबूझ के नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली होप मौजूद होती है यूटोपिया के ऊपर, जिसने अपने सारे के सारे एक्समेन को अपने सामने रखा हुआ है एज अ बॉडीगार्ड और इनको कंट्रोल कर रखी है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि ऑल राइट, हम अपने प्लान के ऊपर स्टेक होकर रहेंगे, हमें उस गर्ल की पावर को किसी ना किसी तरीके से भी कट करना है पैरामीटर को देखते हुए। तो हैंक बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि इनसेन टैग गाय, क्या तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ऑल सेड, इनसेन टैग गाय, आखिरकार तुम कहाँ चले गए? और इसी तरह हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे डॉक्टर जेफरीज जो था उसका कॉलर उतर जाता है किसी तरीके से, और होप ने उसके ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया है और कहता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर घुस चुकी है, वो मेरे जिस्म के अंदर, वो मेरी वेन्स के अंदर चल रही है। और इसी तरह नेमेसिस बोलता है कि हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। और वहीं से बीच बोलता है कि यहाँ पे उस जैसे और आ रहे हैं। तो कविता बोलती है कि अब हम क्या करें, हम क्या करें? तो डॉक्टर नेमेसिस बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। और डॉक्टर कविता, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस जस्टिस एंड नॉट बीइंग हॉन्टेड बाय द पिस्ट ऑफ एस्ट्रल एको ऑफ, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस जस्टिस एंड नॉट बीइंग हॉन्टेड बाय द पिस्ट ऑफ एस्ट्रल एको ऑफ एन एजिंग जीनियस, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अब उस काम को खत्म कर दीजिए जो आपने शुरू करा था, और इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर नेमेसिस वहां पे उन सारे के सारे म्यूटेंट से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको रोकते हुए, और वहां पे डॉक्टर कविता और वो हैंक वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो चुके हैं, हम देखते हैं कि वहां पे वो कुछ म्यूटेंट्स आके डॉक्टर नेमेसिस के सीने के आर पार अपने हाथ को कर देते हैं, जिससे वहां पे उनकी मौत हो जाती है। तो वहीं से कविता बोलती है कि नेमेसिस वो तो बस यहाँ से गायब हो गया। तो बीच बोलता है कि ऊपर की तरफ हमें चलना होगा, हमें सीरम को मिक्स करना होगा और हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर डिप्लॉय करना होगा। तो इसे कविता बोलती है इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। तो अगले पल बीच बोलता है कि ओ माय स्टार्स एंड गार्टर्स। तो हम देखते हैं कि वहां पे उनके सामने होप आ जाती है और वो कहता है कि होप, तो होप कहती है कि प्लीज डॉक्टर, ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही है, मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ, आपको इसको रोकना ही होगा, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। तो वहीं से बीच बोलता है कि वो रिकन्फिगरेशन दोबारा से हो रही है, हमें जल्द से जल्द डिसाइड करना ही होगा। और इसी तरह देखते हैं कि कविता राव जो इस बात को डिसाइड कर लेती है और वो फिर एक्ट करती है और कहती है कि नो मोर म्यूटेंट्स। लेकिन अगले पल जब उसको शूट कर रही होती है उस इंजेक्शन के जरिए, तो कहती है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो वहीं से बीस्ट आता और कहता है कि कविता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब ये काम मुझे करने दो। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही बीस्ट अपने हाथ में उस इंजेक्शन को लेता है तो अचानक उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। तो कविता बोलती है कि हैंक,
ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि बीच उस इंजेक्शन को हाथ में लेके हंसना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अचानक वैसे ही व्हाइट कलर की एक रोशनी आती है जो कि पहले आई थी जब वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर इस फ्यूचर के अंदर आए थे। और अचानक वहां से आवाज आती है कि एनालाइजिंग डेटा आर्टिफैक्ट। और हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो तीनों की तीनों डॉक्टर्स वो दोबारा उसी फैसिलिटी के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ पे वो टाइमर शुरू हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल बहुत ज्यादा गुंडे इनके सामने खड़े होते हैं गन्स को एम करते हुए। और वो कहता है अगर हिलने की कोशिश करी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो डॉक्टर जेफरीज बोलते हैं कि क्या तुम गॉड हो, क्या अब हम सच में मर चुके हैं। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम ग्रेसन क्रीड हो। मेरे जहां तक अंदाजा है तुम तो मर चुके थे ना, तो तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। तो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हो डॉक्टर। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि सबका क्या मतलब है। तो कहता है सबका ये मतलब है कि मुझे अपना पहला टेस्ट सब्जेक्ट मिल चुका है, तो इसलिए अपनी आंखों को एंजॉय करवाओ जब तक वो कर सकती हैं ओल्ड मैन। तो वहीं से जेफरीज बोलता है कि यार मेरे पास एक सवाल है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस अचानक बोलते हैं कि ओह फक, अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि हम सब वहां पे मौजूद थे, मतलब जेफरीज के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, मेरी आंखें, मेरी म्यूटेंट पावर उस तरीके से काम नहीं कर रही थी उस जगह पे जैसे करनी चाहिए। और हैंग जिस तरह से अजीबोगरीब अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा था जैसे नाइट मेरे ड्रीम्स वगैरह, मुझे तभी थोड़ा बहुत शक हो गया था। ओ शिट। और उसने तो ये भी बताया था कि किस तरीके से बेस्टियन जो है वो डेंजर को क्लोन कर चुका है, उसकी टेक को बर्बाद कर चुका है। तो डॉक्टर जेफरीज बोलते हैं कि भाई तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम आसान लफ्जों में बताना पसंद करोगे। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि हम लोग एक पूरी की पूरी सिमुलेशन के अंदर मौजूद थे। बॉक्स, ये पूरी की पूरी चीज ये असली नहीं थी बल्कि एक तरह का होलोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने हमें फंसाया हुआ था। तो वहीं से जेफरीज बोलता है इसका मतलब कि वो किटन कभी मरा ही नहीं जिसको हमने कुर्बान करा था। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस गुस्से से पागल हो रहे होते और कहते हैं कि इस सब के अंदर मेरी गलती है, मुझे इस बात को पहले ही रियलाइज कर लेना चाहिए था। तो वहीं से डॉक्टर कविता बोलती है कि तुमने इस बात को रियलाइज किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने जरूर कर लिया था। तो नेमेसिस बोलते हैं कि क्या मतलब। तो कविता बोलती है कि इसके बारे में अगर तुम सोच के देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था। वो लोग जो हैं बेसिकली उन्होंने हमें इस होलोग्राम के अंदर इसीलिए फंसाया था, वो हमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाना चाहते थे जहाँ पे होप सब कुछ बर्बाद कर देगी, और वो लोग चाहते थे कि मैं वो उस होप सीरम को दोबारा से बनाऊं। मतलब जो उनका कंटिजेंसी प्लान था बेस्टियन का, वो दरअसल ये था कि वो मेरे दिमाग के अंदर से उस फॉर्मूले को निकलवाना चाहता था जिसके जरिए वो होप सीरम बन सके और वो सारे के सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर सके अगर उसका वो मेन प्लान फेल हो जाए जो कि इस वक्त वो यूटोपिया के ऊपर करना चाहता है। तो इसलिए बेस्टियन अगर मुझे पकड़ के टॉर्चर करने की कोशिश करता तो शायद उसको कभी भी सीरम नहीं देती। तो उसने ये पूरा का पूरा होलोग्राम इसीलिए बनाया ताकि वो हमें दिखा सके कि फ्यूचर के अंदर होप कितनी खतरनाक है, और उस सीरम का फॉर्मूला मैं उसको खुद अपने हाथों से दे दूं। तो अभी हमने जो कुछ टाइम पहले ये पूरी की पूरी कहानी देखी, एक व्हाट इफ स्टोरी फ्यूचर की, वो दरअसल रियल नहीं थी बल्कि वो बेस्टियन का ही एक होलोग्राम प्लान था जिसके जरिए वो डॉक्टर कविता से उनका उस सीरम को बनवाना चाहता था ताकि वो म्यूटेंट्स को वैसे ही खत्म कर सके बिना किसी भगदड़ के। वहीं सब देखते हैं कि क्रीड तालियां बजाना शुरू करता और कहता है कि टॉप ऑफ द क्लास डॉक्टर रॉय, लेकिन लॉर्ड बेस्टियन आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब वो आप ही होने वाली जिसके जरिए सारे के सारे एक्समैन को इस दुनिया में से मिटाया जाने वाला है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो साइंटिस्ट होते हैं उस पूरे के पूरे फॉर्मूले को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और अगले पल वो बोलता है कि सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। तो इसे डॉक्टर कविता बोलती है कि एक्चुअली अगर सच कहूँ तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और अगले पल हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला वहाँ पे डेवलप हुआ होता है अचानक उसके अंदर आग लग जाती है और वो सारे के सारे लोग वहाँ पे जलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था, तो इसलिए मेरा कभी भी इस तरह का कोई इरादा नहीं था कि मैं सीरम को दोबारा से रिक्रिएट करने वाली हूँ। जो मैंने बनाया है वो दरअसल एक तरह का पायरो वायरस है जो कि बहुत तेजी से फैलता है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल सारे के सारे लोगों के अंदर वो आग लगना शुरू हो जाती है और क्रीड बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो कविता बोलती है कि एक्स क्लब मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भागना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों की तीनों साइंटिस्ट निकल के सीधा समंदर के अंदर कूदते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कविता देखो मेरे ख्याल से अब शायद मुझे तुमसे सॉरी कह देना चाहिए मतलब अगर साइंस की बात आती है तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन ये बात तो आज जरूर माननी पड़ेगी कि शायद कुछ चीज़ों के अंदर मैं भी लैग करता हूँ। और कविता तुमने अच्छा हुआ कि उस बात को पहचान लिया था कि वहाँ पे वो एक होलोग्राम चल रहा है, वो सब कुछ असली नहीं है, तो शायद आज म्यूटेंट रेस तुम्हारी कर्जदार हो चुकी है। तो इसी तरह वो कहती है कि ऑल राइट जेम्स मैं समझ चुकी हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह डॉक्टर जेफरीज बोलता है कि गो साइंस टीम। तो इसे डॉक्टर कविता बोलती है तो अब तुम क्या कहते हो, लगता है कि अब हमें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना खत्म कर देना चाहिए और चीज़ों को बचाने की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं अपनी इस पूरी की पूरी विक्ट्री को, अचानक उनके पीछे से एक जबरदस्त किस्म की व्हाइट लाइट आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों के तीनों लोग समंदर के अंदर मौजूद होते हैं और यूटोपिया का जो पूरा का पूरा आइलैंड होता है उसके चारों तरफ एक जबरदस्त किस्म का स्फीयर बन जाता है रेड कलर का। टू बी कंटिन्यूड।